नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर कुमार आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं विसर्ग संधि की ओर। इससे पहले हम लोगों ने दो प्रकार के संधि पढ़ चुके थे, स्वर संधि और व्यंजन संधि, और आज बचा हुआ है विसर्ग संधि जो अंतिम है। और आज आपका पूर्ण रूप से संधि समाप्त हो जाएगा। बाकी रह जाएगा क्वेश्चन आंसर, तो जब हम गेस देंगे उस समय आपका क्वेश्चन आंसर करा देंगे। विसर्ग संधि बहुत ही आसान है। इसमें केवल इतना ध्यान रखना है कि जहाँ भी आपको विसर्ग दिखता है, जहाँ भी आपको विसर्ग दिखता है उस विसर्ग का ही रूप चेंज होगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। आज हम लोग विसर्ग संधि के बारे में देखने वाले हैं, तो टेंशन मत लीजिए। देखिए विसर्ग संधि आखिर होता क्या है। तो विसर्ग संधि क्या कह रहा है कि विसर्ग संधि के बाद यदि स्वर आ जाए, व्यंजन आ जाए, तो केवल और केवल विसर्ग में परिवर्तन होता है। यानी विसर्ग के जो विकार उत्पन्न होता है विसर्ग से, वही क्या है, विसर्ग संधि। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे, नि, और आप देखिए नि है, इसमें विसर्ग लगा हुआ है और आहार है। अब विसर्ग के बाद इधर अ आया और विसर्ग से पहले ई है, तो इस कारण से यह जो विसर्ग की मात्रा है, यह विसर्ग की मात्रा र में चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ यह रूल हम आगे देखेंगे। लेकिन यह जो विसर्ग र में परिवर्तन हुआ, तो यह विसर्ग का जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से दू जोर आशा, दुराशा, तपह जोर भूमि। अब देखिए तपह में प के पहले अ है और भूमि आया, तो ये ओ हो गया, तपोभूमि। ठीक उसी प्रकार से मनः और योग, मनोयोग। ठीक उसी प्रकार से मनः और हर रहेगा तो मनोहर। इस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। कई बार पूछा जा चुका है मनोहर और मनोयोग, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे की ओर चलते हैं। तो विसर्ग संधि के लगभग 7 रूल हैं और धीरे धीरे हम सारे रूल को पढ़ेंगे। पहले रूल की ओर देखते हैं, क्या कर रहा है। यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है, या य, र, ल, व, या कहे अंतस्थ और ह हो, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। बात समझिए ध्यान से। पहले किसी भी विसर्ग के पहले अ आए और बाद में अ या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। अब तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन होता है, यह आप वर्णमाला में जाकर के देख लीजिए। अन्यथा हम बता भी दिए थे, तीसरा में आपका ग हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार से ज हो जाएगा, और चौथा में देखेंगे तो घ होगा, झ होगा, पांचवा में देखेंगे तो अंग होगा। यानी पहला शुरू वाला दो को छोड़ करके, शुरू के दो वर्णों को छोड़ करके बाकी तीनों में से कोई भी हो, अथवा अंतस्थ हो, और अंतस्थ में 4 वर्ण आते हैं। अगर आपको नहीं बुझाता है तो आप वर्णमाला देखिए पहले, वहाँ पर आपको समझ में आएगा। अंतस्थ में 4 होता है, य, र, ल, व और ह। इन सब में से कोई भी आता है, और इसके पहले विसर्ग से पहले अगर अ होता है और बाद में ये सब कोई भी आएगा तो ओ बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, जैसे कि मनः और अनुकूल। क्या है, मनः, इससे पहले अ है और बाद में भी अ आया, तो ये क्या हो गया, मनोकुल। ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे अध जोर गति, तीसरा वर्ण है और इस विसर्ग से पहले अ है, तो ये अधोगति हो गया। ठीक उसी प्रकार से तपह और बल है, तो तपह के पहले आप देखेंगे क्या है, विसर्ग है, विसर्ग के पहले अ है और बाद में तीसरा वर्ण है ब, तो ये तपोबल हो गया। ठीक उसी प्रकार से वय, पहले अ है फिर विसर्ग है और इधर क्या है, वृद्ध, और य, र, ल, व 4 बताए थे, तो वयो वृद्ध हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से तपोभूमि, तपह और भूमि है, तो यह क्या हो जाएगा, तपोभूमि हो जाएगा। ऊपर भी देखे थे, क्यों हो जाएगा तपोभूमि, क्योंकि भ जो है चौथा वर्ण है और प के पहले मतलब विसर्ग से पहले अ है। ठीक उसी प्रकार से पयः जोर द, अब यह य के पहले विसर्ग है और बाद में द है, तो पयोद हो जाएगा।
ठीक उसी प्रकार से पयः जोर धन तो पयोधन, मनः जोर रथ मनोरथ, मनः जोर योग मनोयोग और मनः जोर हर मनोहर हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है, किसी भी विसर्ग से पहले अ और बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या अ या फिर य र ल व और ह कोई भी आए तो वह क्या करेंगे, हम ओकार बना देंगे, किसका, विसर्ग का। आगे की ओर चलते हैं। कुछ जगहों पे अपवाद है, अपवाद को भी हम देख ही लेते हैं। जैसे कि पुनः और अंतः, दो वर्ण है, दो शब्द है, पुनः और अंतः। आप देखते होंगे पुनः और अंतः, ये दो ऐसे वर्ण हैं, ऐसे शब्द हैं जो किसी के साथ मिलता है तो विसर्ग परिवर्तन होता है, लेकिन ये दोनों हमेशा र के मात्रा में परिवर्तित होता है। यह इस रूल से बाहर है, अपवाद है, यह र के साथ काम करता है। जैसे पुनः मुद्रण, पुनर्मुद्रण हो गया, लेकिन इसको होना चाहिए पुनोमुद्रण, लेकिन ये क्या है, र का मात्रा ले लिया, यानी पुनर्मुद्रण। ठीक उसी प्रकार से पुनः जो जन्म, पुनर्जन्म। उसी प्रकार से अंतः जो धान है तो अंतोधान होना चाहिए, लेकिन क्या बना, अंतर्धान। अंतः जो अग्नि है अंतोग्नि होना चाहिए, लेकिन ये क्या बना, अंतरग्नि। तो इस प्रकार से ये र में परिवर्तित हो जाता है। आगे की ओर देखते हैं विसर्ग का र हो जाना। कब कोई विसर्ग जो है वह र में बदल जाता है। तो कोई भी विसर्ग र में तब बदलता है जब क्या होता है, उसके पहले अ या आ कोई भी होता है, और अ या आ कोई भी हो, लेकिन उसके बाद जो है, मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी विसर्ग हो और विसर्ग के पहले अ या आ नहीं होना चाहिए। अ या आ को छोड़ करके कोई भी वर्ण हो और उसके बाद जो है आ, उ, मतलब हर्षु दुर्गऊ दोनों, और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है। अ आ को छोड़ करके कोई भी विसर्ग के पहले हो और बाद में क्या है, आ, उ, दीर्घऊ और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण में से कोई भी आता है, अथवा य र ल व ये चार अंतस्थ में से कोई भी आता है, तो वह र में बदल जाएगा। जैसे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है, बारी बारी से हम देखेंगे। नि जोर आशा, आप यहाँ पे आप देख रहे हैं नि जोर आशा, विसर्ग से पहले क्या है, ई है, अ आ तो है नहीं, अ आ नहीं होना चाहिए, और इसके बाद आ आया तो निराशा। ठीक उसी प्रकार से नि से पहले ई है और ये ध चौथा वर्ण है, जिस कारण से ये निर्धन हो गया। ठीक उसी प्रकार से नि है, ई है और ब तीसरा है, इसीलिए निर्बल हो गया। इसी प्रकार से नि और जन तीसरा है तो निर्जन हो जाएगा। आशी जोरवाद, अब यहाँ देखिए आशी जोरवाद पूछा भी है। आशीर्वाद तो क्यों होगा आशीर्वाद, क्योंकि इसके बाद दीर्घई की मात्रा है, अ तो है नहीं, अ रहता तो काम नहीं करता, अ नहीं है, दीर्घई है, और इसके बाद क्या है, य और ल व में से एक है, तो इस कारण से ये क्या हो जाएगा, आशीर्वाद हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से दु और बल तीसरा वर्ण आ गया तो दुर्बल, दुह और जन तीसरा वर्ण आया तो दुर्जन। आगे देखते हैं, आगे देखिए, ठीक उसी प्रकार से नि और धारण क्या है, चौथा वर्ण है ध, तो इस कारण से क्या हो जाएगा, निर्धारण, निर्धारण। इसी प्रकार से दु और उपयोग क्या आया, उ आया, तो उ भी आएगा, हर्षु या दुर्गऊ दोनों में से कोई भी आए तो भी र बन जाएगा। तो दु और उ आया तो ये र बन जाएगा विसर्ग, तो दुरुपयोग, दुह और जो उह तो दुरूह हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से बहि और मुख तो बहिर्मुख। ध्यान रखना है आपको, उदाहरण ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि उदाहरण से ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आगे की ओर देखते हैं हम, विसर्ग संधि का तीसरा रूल क्या कर रहा है, विसर्ग का स हो जाना तालव्य समय कब परिवर्तित हो जाता है। बहुत ही आसान है, विसर्ग का तालव्य समय कब परिवर्तन हो जाता है। तो विसर्ग के पहले यदि कोई भी स्वर हो, विसर्ग से पहले क्या हो, कोई भी स्वर हो, और स्वर कौन कौन से होते हैं आपको पता है, 11 स्वर है, सॉरी स्वर वर्णों की संख्या 11 है, अ आ ह्रस्व ई ह्रस्व उ, ए ओ औ और दीर्घई दीर्घऊ और री, तो कुल 11 स्वर वर्ण है। तो कोई भी स्वर आ जाए और स्वर के बाद च, छ या स आए, च, छ या स आए, और बीच में क्या हो, विसर्ग हो, तो वे तालव्य समय परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि देख लीजिए, नि इससे पहले क्या आया,
और कोई भी स्वर आ जाए तो अ में से कोई भी एक आया स्वर है और इसके बाद च आया तो ये क्या हो जाएगा, तालव्य स ऐड हो जाएगा निश्चित। ठीक उसी प्रकार से नी है और छ आ गया तो नी है, विसर्ग से पहले और बाद में छ आया तो ये क्या हो गया, मतलब तालव्य स ऐड हो गया निश्चल। ठीक उसी प्रकार से दू है और शासन है तो दुःशासन। ठीक उसी प्रकार से दू और चरित्र तो दुष्चरित्र। इस प्रकार से परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। केवल इतना ध्यान रखिए कि च, छ या स, तालव्य स कोई भी हो तो तालव्य स ऐड हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर दंती स होता तो दंती स के साथ दंती स ही विसर्ग बन जाता है। आगे देखिए, विसर्ग का मूर्धन्य स में परिवर्तन होना बहुत ही आसान है। क्या है, विसर्ग से पहले यदि ई, ह्रस्व उ या ह्रस्व ई हो और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई भी आए, आसानी से याद रख सकते, बहुत ही आसान है। केवल इतना ध्यान रखिए कि विसर्ग से पहले ह्रस्व ई या ह्रस्व उ होना चाहिए और विसर्ग के बाद क, ख, फिर च, छ को छोड़ना है, ट, ठ, फिर त, थ को छोड़ना है और प, फ, 3 आ गया, बीच वाले को छोड़ना है और 2-2 वर्ण लेना है प्रत्येक में से। और इस सब में से कोई भी आ जाए तो ये मूर्धन्य स में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे निह और कपट, निह और कपट है तो निह में विसर्ग आ गया और ये क्या है, ह्रस्व ई है, फिर दीर्घ ई रहता तो नहीं होता, केवल ह्रस्व ई और ह्रस्व ऊपर काम करेगा। और इसके बाद क आया तो निष्कपट मूर्धन्य स आ गया। फिर उसी प्रकार से क है तो निष्कपट निष्कंपट। ठीक उसी प्रकार से धनु और जो टंकार तो क्या हो जाएगा, धनुष्टंकार। क्यों, क्योंकि उ है और ट आ गया। ठीक उस प्रकार से निह जो ठुर तो निष्ठुर। आगे आप देखेंगे आगे क्या है, इसी प्रकार से निह जोर प्राण निष्प्राण और निह जोर फल निष्फल। क्यों हुआ, क्योंकि इसके बाद प, फ में से कोई भी आ जाए, ट, ठ में से कोई भी आ जाए, क, ख में से कोई भी आ जाए तो परिवर्तन होगा। लेकिन अपवाद में आपका दुख है, क्योंकि दुख आप जब जितना बार देखेंगे लिखा हुआ उस बीच में विसर्ग देखने को मिलता है, जबकि ह्रस्व की मात्रा लगा हुआ है और ख भी है। तो याद रखेंगे कि दुख जो है अपवाद है। अगर एग्जाम में दुख पूछता है तो टेंशन नहीं लेना है, वैसे ही कि वैसे ही उतार देना है। 5वां रूल हम देखते हैं, बहुत ही आसान है। क्या करा है, 5वां ल में दंती स हो जाना। तो दंती स पहले भी बताए थे कि दंती स विसर्ग हो और विसर्ग के बाद अगर दंती स आता है तो वो दंती स हो जाता है। इसके अलावा यदि विसर्ग के बाद त आता है या थ आता है तो भी वह दंती स में ही बदलता है। जैसे नमः जोड़ते तो क्या हो जाएगा, नमस्ते। नमः जोड़ते बाद में त आएगा तो भी, स आएगा तो भी और थ आएगा तो भी क्या हो जाएगा, दंती स ही बनेगा। नि जोड़ तेज निस्तेज, देखिए यहाँ पे रूल लिखेगा, नि जोड़ संतान दंती स आया तो निसंतान, नि जोड़ साहस दुस्साहस, दुह जोड़ साहस दुस्साहस, दुह जोड़ तार दुस्तार, मनः जोड़ ताप तो आया तो मनस्ताप। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा लोगों को, क्योंकि मनः जोड़ ताप वह मनस्ताप होता है। क्यों होता है, क्योंकि विसर्ग के बाद तो आ गया। तो जहाँ भी आपको विसर्ग के बाद तो दिखे तो याद रखिएगा दंती स बनता है। और आगे देखते हैं विसर्ग का मतलब विसर्ग का लोप हो जाना। कुछ जगहों पे विसर्ग क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, गायब हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे विसर्ग कहाँ कहाँ लोप हो जाता है। जैसे विसर्ग के बाद क्या है, छ हो, विसर्ग के बाद क्या हो, छ हो, तो विसर्ग जो है लुप्त हो जाता है और च का आगमन हो जाता है। अब ऐसा बहुत जगह पे देखने को मिलेगा। जैसे अनु जोड़ छेद, अब अनु जोड़ छेद है तो छ आया तो छ, वास्तव में ये ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। देखिए केवल जो विसर्ग आपको दिख रहा है यह क्या हुआ कि यह विसर्ग जो है च में बदल गया, विसर्ग जो है च में बदल गया और बाकी चीज़ें सेम है। देखिए अनुच्छेद में क्या होता है कि अनु है और अनु के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद क्या है, छ है। अब आप जानते हैं कि जब भी विसर्ग के बाद छ आता है और छ आया तो ऐसे तालव्य स बनता है। ऐसे क्या बनता है, तालव्य स बनता है, ह्रस्व ई और ह्रस्व ऊपर। लेकिन ध्यान रखना है कि जब
तालाब्य से यहाँ पे अगर अनुच्छेद रहेगा तो उसमें अनुच्छेद बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए इसका क्या बनेगा, अनुच्छेद बनेगा। या केवल इतना ध्यान रखिए कि विसर्ग के बाद यदि छ आता है तो उस बीच में च आधा च जो है ऐड हो जाएगा, यानी चच्छा संयुक्त हो जाएगा। देखिए उसी प्रकार से छत्र जोड़ छाया तो छत्र छाया, च का आगमन हो जाता है। दूसरा रूल क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। नि और रोग, तो अगर र हो विसर्ग के बाद तो यहाँ पे से र गायब हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना है कि विसर्ग के बाद यदि र आए तो र क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। जैसे नि और रोग, क्या हो गया, निरोग, नि और रस, नीरस। तो इस प्रकार से र आप देख रहे हैं कि क्या हो जाता है, गायब भी हो जाता है, वहाँ से लुप्त हो जाता है। आगे देखिए क्या कर रहा है, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। भिन्न स्वर मतलब जो अभी तक आप नहीं पढ़े हैं उसमें से कोई भी हो, या अ आ से बाहर कुछ हो। जैसे विसर्ग से पहले अ है और बाद में ए आया तो अतएव केवल और केवल विसर्ग गायब होगा। और अंतिम रूल हम पढ़ेंगे अब कि विसर्ग के परिवर्तन में न का होना। तो विसर्ग के पूर्व यदि अ हो तथा बाद में क ख प फ, ध्यान रखना है, क ख शुरू वाला और प फ अंतिम वाला, इस सब में से कोई भी हो तो विसर्ग जो है अंतिम में परिवर्तित, न में परिवर्तित, मतलब विसर्ग का परिवर्तन नहीं होता है, विसर्ग में कोई परिवर्तन न होता है। जैसे आप देख लीजिए कि राजा, राजा और जोर कन, क्या है, राजा और जोर कन, तो राजकन। इसके बाद क आया, प्रातः जोर काल, सेम चीज़ें। ख भी आएगा तो भी, प और फ आएगा तो भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन परिवर्तन होता है। कुछ ऐसे संधि है जहाँ पे परिवर्तन नहीं होता है, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि कौन कौन से हैं, क्योंकि बहुत सारे जगह पे क और ख के कारण परिवर्तन होता है और वहाँ पे आप पढ़े होंगे मूर्धन्य सा बनता है। तो केवल इतना ध्यान रखिए कि कहाँ कहाँ ऐसा परिवर्तन नहीं होता है। तो राजा जोर कन है तो क्या बन जाएगा, राजकन। प्रातः जोर काल है तो क्या बनेगा, प्रातः काल। अंतः जोर करण है तो क्या बनेगा, अंतःकरण। अंतः जोर पुर है तो अंतपुर। अंध जोर पतन है तो अंधपतन। पुनः जोर फलित है तो पुनः फलित। इस प्रकार से परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। आगे है कि जैसे नमःपुर तो कुछ अपवाद है, जैसे कि यहाँ कहने का मतलब है विसर्ग से पहले क्या है, अ है और बाद में क ख या प फ आता तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अपवाद में क्या है, अपवाद में नमः जोर पुर। नमः और पुर दोनों ऐसा वो शब्द है जो हमेशा डंटी सा ले लेता है। क्या ले लेता है, डंटी सा ले लेता है। जैसे नमः जोरकार, तो नमःकार ना बोल करके हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नमस्कार। पुरः जोरकार न बोल करके पुरस्कार बोलने में आसानी लगती है, तो इस प्रकार से पुरस्कार बदलता भी है। तो इस प्रकार से आपका संधि जो है समाप्त हुआ। एक बार पूरे संधि का जितने भी क्वेश्चन हैं महत्वपूर्ण VVI, उन सारे VVI क्वेश्चन को हम लेकर के आएंगे और सारे VVI क्वेश्चन आपको हम एक साथ दिला देंगे, जिससे आप अच्छा तैयारी आपका हो जाए, संधि का रिवीजन भी हो जाए और आप बना भी सके। संधि से संबंधित कोई भी परेशानी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9470443692। आप उस नंबर पर मैसेज कर दीजिए। मेरा टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर है 9470443692। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरा एक और नंबर है 6204714063। इस दोनों में से किसी पर भी व्हाट्सएप कर दीजिए प्रश्न के साथ, आपका प्रश्न का आंसर हम भेज देंगे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए